मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक चित्रकला को लेकर के, इससे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए हम सभी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो, बामगार्टन, हीगल, टॉलस्टॉय। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये जो एस्थेटिक शब्द का प्रयोग है सबसे पहले बामगार्टन ने किया था। कौन किया था? बामगार्टन। प्लेटो नहीं है, हीगल नहीं है, टॉलस्टॉय भी नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं कि 18वीं शताब्दी में बामगार्टन ने 1714 से लेकर के 1762 ईस्वी में फिलॉसफी को लॉजिक, जिसे तर्कशास्त्र कहते हैं, एथिक्स, जिसे नीतिशास्त्र कहते हैं, और एस्थेटिक्स, जिसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, तीनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। नीतिशास्त्र, एथिक्स, मानव को बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की ओर ले जाता है। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, आनंद की ओर ले जाता है। लॉजिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, तर्क की ओर ले जाता है। एस्थेटिक्स तभी से अन्य विषयों की भांति अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बन गया। बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। एस्थेटिक्स तर्कशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आप जान गए होंगे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को। आगे अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इस व्याख्यान को सुन करके उसे सही लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन, क्रोचे। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, इनमें से जो जर्मन दार्शनिक हैं वो हैं आपके बामगार्टन। कौन है? बामगार्टन। बामगार्टन जर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें आपके दांते गलत हैं, क्रोचे गलत हैं, ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूरर गलत हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर गोटलिब बामगार्टन, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर गोटलिब बामगार्टन, जर्मन दार्शनिक हैं के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। इनका जन्म 17 जुलाई 1774 में जर्मन पर्सिया बर्लिन में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मई 1762 ईस्वी में हो गई थी। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन चित्रकार और विचारक थे। दांते इटली के दार्शनिक एवं कवि थे, जबकि क्रोचे इटली के आत्मवादी दार्शनिक एवं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। बामगार्टन की पुस्तकें एस्थेटिका फिलोसफिक 1740, फिलोसफिका एथिक्स, एक्रोसिस लॉजिक, और 1761 में डिस्कोर्सेस ऑन लॉजिक, जस्ट नेचर, 1773 में नेचुरल लॉ जिसे फिलोसफिकल जर्नलिस्ट, और 1770 में जनरल्स फिलोसफिका एंड प्राइलेशियंस क्या है थ्योरोलॉजिकल, और 1773 में लेक्चरर्स ऑन थ्योरोलॉजिकल इन्होंने लिखी थी। तो ये इनकी किताबें हैं। अगर मुझसे कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो आप भाव समझ रहे हैं, उस भाव से आप सही लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ईबी हैवेल, भागनी। तो साथियों, एशियाई कला की शुरुआत में ये भी नहीं है, ये भागनी भी नहीं है, और एशियाई कला की शुरुआत में
कुमार स्वामी भी नहीं हैं, आपके कुकुजो ओकाकुरा हैं। कौन है? कुकुजो ओकाकुरा। पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था कि जैसा कि आप जानते हैं कि एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत जापानी कलाकार कुकुजो ओकाकुरा ने की थी। ये जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, रस निष्पत्ति। तो साथियों कला जो है, ये सौंदर्य जो है, ये आपकी है रस निष्पत्ति। क्या है? रस निष्पत्ति। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था और यह कलाकृति गलत है, जीवन का आनंद गलत है। कुछ हद तक जीवन का आनंद भी सही है, लेकिन संपूर्ण रूप से जब देखेंगे तो रस निष्पत्ति है, क्योंकि जीवन का आनंद तभी मिलेगा जब रस की निष्पत्ति होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपना रस सिद्धांत प्रतिपादित किया। भाव द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेक्षक द्वारा उनकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया है। भारतीय मनीषियों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग पर्याय माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हीगल ने, क्रोचे ने, बामगार्टन ने, टॉमस एक्विनाश ने। तो साथियों ये जो प्रतिपादन किए थे, ये किए थे आपके क्रोचे। कौन किए थे? क्रोचे। हीगल गलत हैं, बामगार्टन गलत हैं और ये टॉमस एक्विनाश गलत हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र सहजानुभूति का सिद्धांत क्रोचे ने प्रतिपादित किया था। क्रोचे ने कला को सहजानुभूति माना है। क्रोचे आधुनिक कला के महान सौंदर्य शास्त्रियों में गिने जाते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी की विवेचना करते हुए उन्होंने लिखा एस्थेटिक ग्रंथ की रचना की है। और क्रोचे ने कला को तत्वत भाषा माना है और भाषा को तत्वत अभिव्यक्ति। क्रोचे ने अभिव्यक्ति के दो विभेद किए हैं, एक है एस्थेटिक्स सेंस और दूसरा है नेचुरलिस्टिक सेंस। तो इन्होंने सौंदर्य को दो भागों में बांटा है, तो इसको आपने समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला सहजानुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तत्व को स्पष्ट किया? हीगल, कांट, क्रोचे, प्लेटो। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जो ये है आपका क्रोचे। कौन? क्रोचे। हीगल गलत है, कांट गलत है, प्लेटो गलत है। मित्रों थोड़ा सा मैं आपको क्रोचे के बारे में और बताने की कोशिश करूंगा कि क्रोचे ने अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य को एक माना है। उन्होंने शब्दों में अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य दो अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही अवधारणाएं हैं को उन्होंने कहा है। एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे प्रमुख प्रवर्तक क्रोचे थे। हीगल की भांति ही क्रोचे ने भी कलाकृति को बौद्धिक माना है। क्रोचे माइकल एंजेलो के कथन का उल्लेख करता है, मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ, हाथ से नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हेडिंग है। अगर कहीं भी पूछा जाता है किसका शब्द है कि मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ, हाथ से नहीं, तो ये सीधा सीधा आप क्रोचे को लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतःज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। जी हाँ, अरस्तु ने कहा था ये है आपकी प्रकृति की नकल।
कौन सा? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति गलत, अंतःज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति यह भी गलत है। या पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु के अनुसार अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है। मानव में बाल्यकाल से ही अनुकृति करने की प्रवृत्ति होती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके ही सीखता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। नकल में उसे आनंद आता है। उसने स्पष्ट लिखा है कि कला प्रकृति की अनुकृति करती है। चलिए, ये आप इनके बारे में जान गए। और अरस्तु एक द रिपब्लिक इन्होंने पुस्तक लिखी है और अनुकृति का सिद्धांत का इसमें वर्णन भी किया गया है। होमी भाभा ने भी अनुकृति सिद्धांत पर भी लिखा है। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम माना है। ये भी सब आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक थे भट्टलोट, अभिनवगुप्त, भरत, आनंदवर्धन। तो साथियों, भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक थे, ये आपके थे भरत। कौन थे? भरत। भट्टलोट गलत है, अभिनवगुप्त गलत है, आनंदवर्धन गलत है। या टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक भरत थे। उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया, जो सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रंग, मंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप की निष्पत्ति एवं उसके अनुभूति विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह आप भी जानते हैं और मैं आगे बता भी चुका हूं। आप इसे नोट भी करते चलिए, आपको परीक्षाओं में बहुत बल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? इस पे से आपको बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए, सांतायना, ये अमेरिका के थे। बाकी सब गलत हैं। पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सौंदर्य चिंतकों में अमेरिका में के जॉर्ज सांतायना का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सौंदर्य को 3 प्रकार बताया। प्रथम पदार्थ का, दूसरा आकार का, तीसरा अभिव्यक्ति का। जॉर्ज सांतायना सौंदर्य के प्रसंग में एक्सप्रेशनिवेशन शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने सौंदर्य को आनंद के अर्थों में परिभाषित किया है। इन्होंने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर भी संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लावण्य योजना किसे कहते हैं? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा होता है, यह अक्सर पूछा जाता है। 2011 में टीजीटी में यह पूछा गया था। सुंदरता, रूपरसी, वाह्य सौंदर्य व्यंजन, सुरुचि। तो मित्रों, ये सुंदरता भी होती है, वाह्य सौंदर्य व्यंजन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट आपका बैठेगा वाह्य सौंदर्य व्यंजन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए गलत है, रूपरसी गलत है, ये सौंदर्य व्यंजन सही है, सुरुचि समस्त ये भी आपका गलत है। और इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा व्याख्यान में, अपने व्याख्यानों में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लावण्य चित्र का वह सौंदर्य गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब बाह्य रूप के सौंदर्य के साथ आत्मिक भाव सौंदर्य एकाकर हो जाता है तो चित्र अधिक सुंदर व रसोत्पादक हो जाता है। भारतीय कला में लावण्य का अर्थ केवल बाह्य रूप का आकर्षण नहीं, बल्कि उसमें आत्मिक सौंदर्य का भी विचार होता है। कोमल तथा लोचपूर्ण आकृति रचना, रंगों की संगति एवं संयोजन का आकर्षण आदि चित्रों में लावण्य की सृष्टि करते हैं।
लावण्य चित्र के बाहरी सौंदर्य को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार खाने में बिना नमक के कोई स्वाद नहीं होता, उसी प्रकार कलाकृतियों में लावण्य के बिना कोई सौंदर्य नहीं होता। लावण्य के विषय में आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि भाव की ताड़ना से भंगिम दौड़ती जा रही है। मतवाले घोड़े की तरह असंयत उद्दाम असहिष्णु, यहाँ तक कि अशोभन तौर से अपने को प्रमाण की सीमा से विचित्र करके भागे जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए माना गया था, लेकिन अंतिम कुंजी में इसका विकल्प सी माना गया है, जैसे कि मैं आपको सी वाला सही बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, प्लेटो का, रस्किन का, क्रोचे का। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए यह कथन है आपका रस्किन का। किसका है? रस्किन का। रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं, प्लेटो का नहीं, क्रोचे का नहीं है, रस्किन का है। यह आपका सही है। तो मित्रों इस बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रकृति सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। रस्किन ने अपने ग्रंथ में कहा है कि मेरी समस्त कलाओं रचनाओं का स्रोत कला प्रेम आधारित नहीं बल्कि पर्वतों समुद्र पर है। रस्किन का मानना है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। वह लेखक, समालोचक और कलाकार तीनों तथा 1846 ईस्वी में प्रकाशित मॉडर्न पेंटर्स नामक ग्रंथ में उसने बताया कि कला के केवल 3 कार्य हैं: मानव की धार्मिक आत्माओं की अभिव्यक्ति, उनकी नैतिक स्थिति, पूर्णोपलब्धि तथा उनकी भौतिक सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन, टॉलस्टॉय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी हमने ऊपर आपको जिक्र में अपने बताया कला अभिव्यक्ति है, यह है आपके रस्किन का, और यह प्लेटो का नहीं है, क्रोचे का नहीं है, टॉलस्टॉय का नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2011 में यह पूछा गया था। आप इसको नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? विलियम ब्लेक, जॉन रस्किन, प्लेटो, अलवर्ती। अभी हमने मॉडर्न पेंटर्स के बारे में ऊपर आपने व्याख्यानों में आपको जिक्र में बताया था रस्किन के बारे में। तो ये जॉन रस्किन, आप बिना सोचे समझे लगाइए सीधा सीधा। विलियम ब्रेक गलत हैं, प्लेटो गलत हैं, अलवर्टी गलत हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का, फ्रायड का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्रोचे का। तो साथियों यह जो है आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर का शब्द है, और हमने ऊपर में आप जिक्र भी किया था। फ्रायड गलत है, क्रोचे गलत है, जयशंकर प्रसाद गलत है। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा भी गया था। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। फ्रायड का कथन है कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है
कोटेशन थे, मैंने आपको बताया, आप इसको नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, लोजाइनस ने, क्रोचे ने, हीगल ने। मित्रों, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य में किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो उदात्त का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किए थे लोजाइनस ने। कौन प्रतिपादित किए थे? लोजाइनस ने। अरस्तु गलत हैं, हीगल गलत हैं, क्रोचे गलत हैं। यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2002 और 2004 दोनों में पूछा गया था। तो मित्रों, इस बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत सबलिम थ्योरी का प्रतिपादन जो लोजाइनस ने किया था, उन्होंने उदात्त सिद्धांत के बारे में पहली शताब्दी में ही लिखा था। यह 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हीगल किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? तो श्योर सी बात है, हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने किसको सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य को। संगीत गलत है, मूर्ति गलत है, स्थापत्य गलत है। इस बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको, आप इसको नोट करते चलिए कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, इनका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, ने काव्य का सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। वास्तुकला में जड़ तत्व अधिकतम होता है, चेतन तत्व न्यूनतम, इसलिए उसे न्यूनतम श्रेणी में रखा है। काव्य कला को उच्चतम स्थान दिया गया है क्योंकि उसमें बौद्धिक तत्व अधिकतम होता है और स्थूल तत्व सूक्ष्मतम। मूर्तिकला को वास्तुकला से उच्चतर, चित्रकला को मूर्तिकला से उच्चतर और संगीत कला को चित्रकला से ऊपर क्रमशः स्थान दिया है। यह पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? 8, 3, 5, 9। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये है आपका 5। कौन सा? 5। 8 गलत है, 3 गलत है, 9 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी। तो मित्रों ये सभी कलाएं आती हैं। ललित कलाओं के दायरे में मुख्यतः 5 कलाएं आती हैं, जिनमें से चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला तथा नृत्य कला आती है। जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला व काव्य को प्रमुख 5 कलाएं माना है और यही सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित कलाएं मानी गई हैं 5। श्योर सी बात है, सीधा सीधा ऑप्शन लगाइए। 7 गलत है, 3 गलत है, 2 गलत हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़िए। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो मित्रों ये होता है इसमें लय। लय ऐसी चीज़ है जो सब में होता है। पोत सब जगह नहीं होता, तान भी सब जगह नहीं होगा, त्रिआयामी भी सब जगह नहीं होगा। लय जो है सब जगह होता है। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लय समस्त कलाओं की आत्मा है, जिसका अर्थ प्रवाह होता है या गति होती है। इस प्रकार का लय का अर्थ हुआ समान तत्वों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। चित्र से लय रेखा, तान, वर्ण आदि तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। लय का स्वरूप आवृत्ति मूलक होता है और गति के आवर्तन में लय निहित रहती है। चित्र में इसके प्रयोग से सौंदर्य, मधुरता और समरसता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से लय महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए। इस प्रकार से सभी प्रश्न पूरे हुए और उम्मीद है कि आप सभी इन प्रश्नों को नोट करते होंगे और इन प्रश्नों से आपको परीक्षाओं में काफ़ी बल मिलेगा। इस प्रकार से आप नोट भी करते चलिए, वीडियो को शेयर भी करते चलिए। कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सोते समय इन वीडियो को चलाकर आप छोड़ देंगे तो भी आपका प्रश्न रिपीट होता रहेगा। ऑडियो को सुनते रहिए और इन प्रश्नों से उम्मीद है कि आपको सफलता अर्जित होगी। धन्यवाद।